अरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 सितंबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से थाल में सजाकर हम इस करंट समसामयिक घटनाओं को आपके सामने लाते हैं, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर हो। तो शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर। जो सबसे पहला आज का जो करंट अफेयर है, समसामयिक जो घटना है, आपके एग्जाम के सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित है। अगर हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करें तो उसमें सबसे पहले फीमेल अर्थात वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। इस रिपोर्ट के जरिए इस बारे के बारे में जानेंगे कि इसमें द इंडियन एक्सप्रेस में ने कहा है कि महिला श्रमिकों की कहानी की बात की गई है कि कार्यबल से तेजी से बाहर निकाला जा रहा है महिलाओं को और उनकी कमाई दिन पर दिन घटती जा रही है। भाई, एक तरफ तो हमारी सरकार ये कहती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कदम से कदम मिलाने की बात कर रही या बढ़ाने की बात कर रही। हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली की लाल किला से उन्होंने आह्वान भी किया था इससे संबंधित बातें पर। लेकिन अगर हम बात करें श्रम बल भागीदारी दर की बात करें, अगर हम बात करें MOSPI की डेटा की बात करें, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इंप्लीमेशंस के डेटा के आधार पर बात करें, तो इंडियन डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जो है हाल में, ये ऑक्सफैम इंडिया के हाल ही में 2004-05 से लेकर 2019-20 तक के रोजगार और श्रम से संबंधित ये डेटा जारी किया गया है। मतलब असमानता रिपोर्ट की बात कर सकते हैं, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत सारे कार्य पर बात की। सबसे पहला पॉइंट रिपोर्ट का निष्कर्ष ये कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए जो LPPR है, जिसे आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, LPR का तात्पर्य यहां पर होता है कि काम करने वाले या काम की तलाश में या काम करने वाली जो आबादी श्रम बाजार में जो सक्रिय रूप से संलग्न है, उसका रेट जो है ये कहलाता है श्रम बल भागीदारी कहलाता है। तो श्रम बल भागीदारी की अगर बात करें तो 2004-05 में ये आपका 42.7% से ये घटकर 2021 में 25.1% हो गया है। मतलब महिलाओं की जो भागीदारी है कार्यबल में, वो दिन पे दिन घटती जा रही है। लेकिन ये तो बड़ा एक कह सकते हैं कि दुख की बात हो सकती है कि भाई महिला सशक्तिकरण कहां हो रहा है। अगर महिलाओं ने का कार्यबल अगर घट रहा है तो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण में कमी हो रही। तो भारत में महिलाओं के लिए जो LPR जो 2004-05 में 42.7% हुआ करता था, वो घटकर 25.1% हो गया। मतलब अब महिलाएं जो हैं मात्र पूरी श्रम बल की 25.1% ही ये कार्य में अभी संलग्न है। ये रिपोर्ट हमारा कहता है, ऑक्सफैम इंडिया का ये रिपोर्ट कहता है, ये डेटा कहता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इंप्लीमेशंस का। 2019-20 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों में से 60% के पास नियमित वेतनभोगी स्वरोजगार वाली नौकरी थी। ऐसा ये उनमें से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए दर 19% हुआ करता था। शहरी क्षेत्रों में नियमित स्वरोजगार के लिए पुरुषों की औसत कमाई 15,996 रुपये थी। मतलब कह सकते हैं कि अगर सैलरी की बात की जाए, और आप जब डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहता है कि भाई आज सरकार का दायित्व है कि महिलाओं और पुरुष के सेम काम वेतन के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर औसत को जब चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पुरुषों की औसतन कमाई 15,996 रुपया है, तो महिलाओं की जो औसतन कमाई है मात्र 6,626 रुपया तक सिमट कर रह जाती है। तो ये डेटा जो हमारा ये कहता है। चलिए हम बात करते हैं सामान्य श्रेणी के लोग की अगर बात करते हैं तो 20,346 रुपये तक समान श्रेणी के लोगों के बारे में बात की गई है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ रिपोर्ट बताया जाए भेदभाव से स्थिति,
अर्थात डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट बताया जाए। हम सभी को पता है कि हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, है ना, ऑन द बेस ऑफ द कास्ट। ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15 के अंदर में, है ना। आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, 15 में आपका, है ना, भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए यह कहा गया है, रिपोर्ट यह बताता है कि भेदभाव में शहरी क्षेत्रों में 68.3% मुसलमानों को 2019-20 में भेदभाव का सामना करना पड़ा। अर्थात आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन कहा गया है, धर्म के आधार पर भेदभाव को मिटाने की बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से वो मैच नहीं कर पा रही है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। वहीं पर 2004-5 में ये आपका 59.3% हुआ करता था। समझने वाली बातें हैं। इसी अवधि में महिलाओं के लिए 2004 से 5 में 67.2% से लेकर 2019-20 में आपका 17.5% हो जाती है इस अवधि में। तो ये भेदभाव दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहीं पर एससी एसटी की अगर बात करें तो 4-5 में 69.1% से घटकर ये 34.6% पर यहां पर देखा गया है कि भाई थोड़ी भेदभाव यहां पर घटी थी। लेकिन वही 2019-20 में 39.3% हो जाता है। मतलब भेदभाव का स्तर बढ़ ही रहा है। तो ये पॉइंट है, आप अपने मुख्य परीक्षा में इसको आप कोट कर सकते हैं, है ना। नियमित श्रमिक की, अब लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं। लैंगिक भेदभाव में आकस्मिक श्रमिकों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 50% से लेकर 70% तक कमाई में अंतर हो जाता है। पुरुषों की महिलाओं और के बीच में भी आपका रोजगार करने वाले में असमानता बहुत अधिक बढ़ रही है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं, ये रिपोर्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेशन के द्वारा जारी किया गया है। मतलब देश में असमानताएं बढ़ रही है और सरकार का दायित्व है कि इस प्रकार की जो असमानताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैं, उसको आपको मिटाने का दायित्व होता है। तो मुझे लगता है कि इस पर सोचने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जस्ट लाइक अ फादर एंड ऑल द पीपल ऑफ कंट्री, इट्स अ सन ऑफ द फादर सिंपली। तो इस समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर को हम समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट जो खबर है, समसामयिक घटना है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ये है आपका कैबिनेट ने 4 जनजातीय आप शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर सकते हैं, जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में, है ना। कैबिनेट ने 4 जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये द हिंदू का रिपोर्ट है, या फिर केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी की दर्जा दे दी, इंडियन एक्सप्रेस का। तो आपने पढ़ा होगा, तो ये जो प्रासंगिकता है केंद्र और राज्य द्वारा आबादी को कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित बात करती है। समाचार में कहता है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, हाल ही में एसटी हमारा सूची में 4 जनजाति को शामिल करने की मंजूरी दी है। ये हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के जनजाति। हमारे देश के अंदर में लोगों को वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों में विभाजित करने के पीछे तात्पर्य है कि जिस प्रकार से देश में असमानताएं थी, आपको जातिगत असमानताएं हो सकती है, तो उनके स्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार से, जिसे आप रिजर्वेशन कहते हैं, उनको आपको 4 कैटेगरी में रखा गया। जनरल हुआ, ओबीसी और आपका एससी और एसटी। एसटी जिसे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। हालांकि हमारे संविधान के शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, जिसमें 12 शेड्यूल्स होते हैं, उस शेड्यूल्स में जिसे आप अनुसूची कहते हैं, उस अनुसूची के 5वीं अनुसूची में स्पेशली जनजाति से संबंधित बात करता है हमारा ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो जनजाति जो है एसटी से संबंधित बात करता है, उसके क्षेत्र से संबंधित बात करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 एसटी सूची में 4 जनजाति को और ऐड किया। और ये जनजाति आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये जनजाति है हाटी जनजाति।
ये हाटी जनजाति के लोग सब हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति है हाटी जनजाति के लोग, और ये हाटी जनजाति उस वाले क्षेत्र में, ट्रांस वाले हिमालय वाले क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं। तो ये इनको भी शेड्यूल ट्राइब की सूची में ऐड कर दिया गया। वहीं पर नारी कोरावन और कुरी विकरन ये तमिलनाडु की पहाड़ी जनजाति है, और इनको भी सूची में उनको ऐड किया गया। इंपॉर्टेंट है, सरकार को जाति जनगणना और ये सब चीजों है उनमें से हटाना और ऐड करना, ये सरकार का दायित्व तो होनी चाहिए। संरक्षण होना बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति को लाभ चाहिए और किस व्यक्ति को लाभ नहीं चाहिए, इसी को तो सरकार कहते हैं। और आपका विंझिंग जनजाति, विंझिया जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में निवास करती है। पहले झारखंड और उड़ीसा में एसटी के रूप में सूचीबद्ध थी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के में भी इसको ऐड कर दिया गया। वहीं पर यूपी में गोंड समुदाय के लोग, उन्हें भी एसटी के जनजाति में ऐड किया जाता है। सूची के तहत लाने का प्रस्ताव इनको किया था। इनकी और भी उप श्रेणियां हैं, इन जनजाति की और भी उप श्रेणियां हैं, जैसे कि धुरिया हुआ, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंडे, ये यूपी। तो याद रखिएगा कि ये 4 राज्यों के जनजाति को कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जो है उनको ऐड किया गया, मंत्रिमंडल के द्वारा ऐड किया गया। वो आपके छत्तीसगढ़ के, तमिलनाडु के, है ना, आपके यूपी के, और ये आपके हो गए हिमाचल प्रदेश का। तो हाटी जनजाति, नारी कोरावन, बिंझिया और गोंड समुदाय को इसमें ऐड किया गया। ये हमारे एग्जाम के लिए प्रमुख बन सकता है, इसे आप अपने ध्यान में रखें, अवश्य रखें। आपका सिरमौरा जिले का। अब चलिए हम बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट मोड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस कोटा से संबंधित नेक्स्ट न्यूज जो है हमारा। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल ईडब्ल्यूएस को लेकर काफी चर्चा चल रही है। ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि हमारे संविधान के संशोधन 103 के तहत इसको ऐड किया गया था एज रिजर्वेशंस के तौर पर। उन व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो जनरल समुदाय के अंदर में आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनको आपको डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के आधार पर 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि क्या ईडब्ल्यूएस का कोटा सामाजिक समानता के सिद्धांत का एक अपमान है या ये इसके तहत आता नहीं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो याचिकाकर्ता लोग हैं, जिन्होंने याचिका किया था, जिन्होंने पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, हाल के अंदर में, तो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि सरकारी जो संस्थाएं, सरकारी संस्था की अगर हम बात करें या उसके कार्यालय में ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों और नौकरियों के 10% आरक्षण समांतवादी जाति विहीन समाज के संवैधानिक लक्ष्य का अपमान करता है। ये 1992 के अंदर में भी इस तरीके का सवाल उठाया गया था। 91 के अंदर में, 91-92 के दौरान में ईडब्ल्यूएस की नरसिम्हा राव की सरकार थी, लेकिन फिर से ये प्रश्न चिन्ह बन गया। यहां तक याचिकाकर्ताओं के तर्क हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा से बाहर करके सरकार ने अपने 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से पिछड़े वर्ग के सदस्यों की किसी विशेष धर्म जाति के संबंधित होने का निंदा की है। मतलब तात्पर्य यह हुआ कि ईडब्ल्यूएस में मात्र जनरल समुदाय के लोग इसमें आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं आते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ओबीसी को 27% अलग से कोटा दी जाती है, एससी एसटी को टोटल मिलाकर 23% का कोटा होता है, अर्थात 50% के अंदर में ये कोटा आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से अधिक का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, अदरवाइज आरक्षण का कोई मूल्य, अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि आपने ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आप ओबीसी, एससी, एसटी के कैटेगरी में आखिर आपने क्यों नहीं रखा। तो इससे लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। आगे की, है ना, आगे के वीडियो में आपको मिलेगा, आपको देखेंगे वहां पर। जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी हम इसको आपके सामने लेकर आएंगे। तो प्रश्न बन सकता है 103 संशोधन के बारे में, आपको एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 103 संशोधन क्या है, किससे संबंधित है, रिजर्वेशन के किस प्रकार के रूपरेखा की बात करती है
है ना। तो इससे आप इसके बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से और भी बातें हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, हम लोगों ने एससीओ ये सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। सबसे बड़ी बात लास्ट अगर हम इस न्यूज की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि थोक मुद्रास्फीति अगस्त में धीमी होकर 11 महीने के निचले स्तर पर 12.4% हो गई। ये द हिंदू का न्यूज है और ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके मुद्दे से संबंधित बात करता है, मुद्रास्फीति से बात करता है कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये WPI क्या होता है। WPI क्या होता है, जिसको आप होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अगर आप मुद्रास्फीति के मेजरमेंट की बात करें, मापने की जो विधि बात करें, तो मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को दो तरीके से मापा जाता है। इन्फ्लेशन को एक WPI मेथड से और दूसरा मापा जाता है CPI मेथड से। WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिसको आप थोक मूल्य मुद्रास्फीति कहा जाता है या थोक मूल्य इंडेक्स सूची कहा जाता है। वहीं पर CPI की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, जिससे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कह सकते हैं। ये दो मेथड से मापा जाता है। तो लेकिन कहा गया, समाचार में कहा गया कि भारत की जो थोक मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर 2021 से के बाद से सबसे कम दर से गिरकर अगस्त 12.41 पर आ गई है, जो जुलाई में 13.93 हुआ करती थी। जुलाई में 13.93 हुआ करती थी, लेकिन 12.41 आ गई। महीने के दौर में 9.93 पर उच्च मुद्रास्फीति प्रदर्शित करने का एकमात्र खाद्य सेगमेंट हुआ करता था। सबसे पहले मैं बता दूं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि कोई जब किसी व्यक्ति द्वारा, या आप कह सकते हैं मुद्रास्फीति एक ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था भी आप इसको नहीं कह सकते हैं, मतलब किसी वस्तु के और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण अगर आपकी खरीदने की ताकत कमजोर हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन और कंडीशन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। क्योंकि वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और उसके कारण से आप उस वस्तु को खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। तो मुद्रास्फीति चाहे वो थोक मूल्य मुद्रास्फीति हो, चाहे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हो, इसी आधार पर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो यहां पर देखा गया कि थोक मुद्रास्फीति अगस्त में धीमी हो गई है, 11 महीने के निचले स्तर पर 12.4% रही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम दर इसका गिर रहा है। पहले 13.93 हुआ करती थी और उससे घटकर 12.41 आपको देखने को मिला। और आगे भी आप देखेंगे तो महीने के दौरान ये आपका 9.93 पर रहकर सिमट गई है। तो इस दौर में भी थोड़ा सा हम इसकी आकलन कर सकते हैं महंगाई की एक नजर की, कि अगर हम प्राथमिक वस्तुओं की बात करें, प्राथमिक वस्तुओं की अगर हम बात करें, प्राथमिक वस्तुओं का मतलब यहां पर कह सकते हैं कि भाई जो बेसिक नीड है आपका, रोटी कपड़ा मकान, या जो रोटी कपड़ा जो है आपका रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करने वाली जो वस्तुएं होती है, जो सबको जरूरी है, वो प्राथमिक वस्तु। तो प्राथमिक वस्तु की जो मुद्रास्फीति है वो आपका 15% से थोड़ी कम होकर 14.9% रहा, मतलब 0.1% में थोड़ी सी कमी देखने को मिला। प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें, अर्थात जैसे रोटी हुआ, भोजन हुआ, आपका चावल हुआ, दाल हुआ, ये सब चीजें हैं, वो खाद्य से संबंधित बातें हैं जिसको हम लोग उपभोग करते हैं, है ना। तो खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो 10.8% से बढ़कर 12.4% हो गई, मतलब खाद्य हमारा बढ़ रहा है, खाद्य के मूल्यों में वृद्धि हो रही। वहीं पर कच्चे तेल सहित अन्य जिससे कीमतों की में कमी देखने को मिला और खाद्य मुद्रास्फीति वृद्धि के साथ WPI में भी लगातार तीसरे महीने तक कमी देखने को मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी मुद्रास्फीति बढ़ भी रही है, घट रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्राथमिक वस्तु और प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें, जो जनता के लिए सबसे इसेंशियल है आपका, जिसे आप कोर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, या फिर तो उन सभी चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भाई कम से कम रोटी तो सस्ती होनी चाहिए, ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक बहुत ही निम्न वर्ग के व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर पाए। ऐसा नहीं हो कि इस देश के नागरिक में से कुछ ऐसे लोग भी हो जो भूखे
भूख के कारण मर जाता हो। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी हिंसा की बात है कि जिस राष्ट्र में रहकर उसे रोटी नसीब ना हो, ये राष्ट्र के लिए बड़ी दुखदाई की बात है। चाहे आप कितनी भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, कितनी भी बड़ी आपने अपने आप को एस्टैब्लिश्ड और डेवलप्ड कंट्री बना ले, लेकिन अगर आपके राष्ट्र के अंदर अगर एक रोटी के कारण वो भूखे मर जाता हो, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की एक तरीके से निम्नता हो सकती है, राष्ट्र के लिए बड़ा ही सर्वसार की बात हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और ये समसामयिक घटना आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी से संबंधित हम आपके सामने क्विज लेकर आते हैं, ताकि इसी प्रश्नों, इसी समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है यूपीएससी के पैटर्न के बेस के आधार पर। तो इसके लिए आप क्विज जरूर देखें और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी देखें, ताकि आपकी करंट अफेयर और विषय से संबंधित ज्ञान आपका दिन पर दिन बढ़ता जाए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।